आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, पीसीएस का आने वाला है। फरवरी 20 या 22 फरवरी तक इसका आ जाएगा और आरओ उसके बाद में आएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को इतने स्तर पर रखिएगा कि आपको ज्यादा तनाव न लेना पड़े और आपको रिवीजन का ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। आज हम पढ़ाएंगे भारतीय इतिहास में गुप्त काल की अवधारणा बताएंगे और प्री और मेंस में इसके कौन से की पॉइंट हो सकते हैं आपके लिए, उसको मैं नोट कराऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से है। मात्र 4,999 में हमने ये 90 दिन का ये प्रोजेक्ट आपको दिया है और मेरा दावा है कि अगर आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए, मैटर को देख लिया, इतना याद कर लिया, तो आपको यूपीएससी यानी आईएएस वाला एग्जाम भी क्वालिफाई होगा, आपका पीसीएस भी और आरओ भी निकलेगा। अभी पूनम गौतम हुई है, उससे पहले रवि और राघवेंद्र राव, ये सारे जो छात्र हमारे सिलेक्ट हुए हैं, तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है। देखिए आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुप्त काल, ठीक है, गुप्त वंश। और गुप्त वंश जब पढ़ेंगे हम तो इसकी बारीकियों समझेंगे, प्री और मेन से क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप कलम उठाइए और अपने नोट्स को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए गुप्त जो वंश है, इसका जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। क्या है? संस्थापक श्रीगुप्त। और गुप्तों की जो राजधानियां हैं वो आपकी दो हैं। आरंभिक जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय उज्जैनी इनकी दूसरी राजधानी बनी है। ध्यान रखना, उज्जैनी क्या थी? दूसरी राजधानी बनी है और पाटलिपुत्र की पहली राजधानी थी। तो दो राजधानियां हमें इस काल में दिखाई देती हैं। लेकिन जो गुप्त हैं ये कौन थे और इनके बारे में विभिन्न राइटर्स ने क्या क्या कहा है, ये मेंस के हिसाब से पूछ सकता है और प्री में कूट मिलान के लिए पूछ सकता है। देखिए जो गुप्त काल है, गुप्त वंश है, जब ये शासन काल रहा है गुप्त का, इसको क्लासिकल युग की संज्ञा दी जाती है। क्या किया जाता है? भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग। पहली बात तो आप समझिए क्या कहा जाता है, क्योंकि क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सांस्कृतिक, साहित्यिक और शिल्पकला का विकास देखने को हमें मिलता है। और जो पात्र हैं यहाँ के, जो संस्कृत जो साहित्य है या जो अन्य धर्मों का जो साहित्य है, उसमें रूट लेवल तक के लोगों का जिक्र किया गया है। ये वो काल है जहां पर पुराणों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत को भी अंतिम रूप दिया जा रहा था, और जो षड दर्शन है, जो 6 दर्शन है भारतीय प्राचीन भारत के, उनको भी लगभग उनके साहित्य का भी अंतिम रूप दिया जा रहा था। इसीलिए इस युग को हम क्लासिकल युग कहा जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक चेतना दिखाई देती है, स्थापत्य कला नए रूप में प्रकट होती है और यहाँ जो विविध आयाम है, जनता के एंड तक के व्यक्तियों का जिक्र आपको साहित्यिक साक्ष्यों में प्राप्त होता है। तो क्लासिकल युग की ये अवधारणा है। लेकिन आपने एक का नाम सुना होगा, के.एम. मुंशी, ठीक है? कौन सा? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने सबसे पहले गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी, स्वर्ण युग कहा था। गुप्त काल को क्या कहा? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा था। और ये इसकी अवधारणा के जो जनक हैं वो के.एम. मुंशी हैं। के.एम. मुंशी आप समझ लीजिए प्रारूप कमेटी के भी अध्यक्ष थे और ये आधुनिक भारत के हैं और कांग्रेसी हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहते हैं? ये गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं भारतीय इतिहास का। अब इसके पीछे इनकी अवधारणा यह थी कि यहाँ पर मंदिर निर्माण शैली और स्थापत्य कला, साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना हमको दिखाई देती है। साथ ही ये जो धार्मिक जो चेतना है वो उपनिवेश के रूप में भी बाहर पहुंची। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में जो धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वो पहुंचता है। तो इसलिए के.एम. मुंशी कहते हैं कि ये क्या है? स्वर्ण काल है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रवादी जो लेखक हैं, कौन से? राष्ट्रवादी लेखक भी इस युग को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। ध्यान रखना। तो यहां से महत्वपूर्ण है किसने स्वर्ण काल की संज्ञा दी है? के.एम. मुंशी। मेंस का जब मैं लिखाऊंगा क्या स्वर्ण काल था या नहीं, यह अवधारणा खंडित हो चुकी है। तो ये जब मेंस का मैं कराऊंगा तब इसके बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ये केवल फैक्ट है आपका।
क्या है, फैक्ट है कि किसने कहा स्वर्णकाल, के.एम. मुंशी ने, और क्लासिकल युग इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका है बॉर्नेट। बॉर्नेट महोदय, बॉर्नेट, ठीक है, बॉर्नेट जो महोदय हैं वो कहते हैं भारतीय इतिहास का, क्या, इसे, इस काल को भारतीय इतिहास का पेरिक्लीन युग कहा जाता है। पेरिक्लीन युग कहा, पेरिक्लीन युग की इन्होंने संज्ञा दी थी। आई थिंक अब बात को समझ लेंगे। जो बार्नेट जो अंग्रेज हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि जो गुप्त काल है, जो गुप्त वंश है, उसका जो शासन काल है वो क्या है, पेरिक्लीन ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो यानी भारत का पेरिक्लीन युग इन्होंने इस काल को कहा था। ठीक है, अब बात आता है आरसी मजूमदार और अल्टेकर। ठीक है, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार और प्लस अल्टेकर। ठीक है, अल्टेकर, ये दो हिस्टोरियन है, वो ये कहते हैं कि ये जो काल है, जो गुप्त काल है, ये गुप्त बाकाटक, गुप्त और बाकाटक काल, इन्होंने क्या कहा, बाकाटक वंश है जो आगे हम पढ़ेंगे, ये जो काल है वो गुप्त बाकाटक का काल है, अर्थात बाकाटक और गुप्तों ने भारत पर मिलकर के शासन किया है। इस बात की संख्या कौन देते हैं, आरसी मजूमदार और अल्टेकर देते हैं। स्मिथ क्या कहते हैं, स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, स्मिथ कहते हैं कि इसकी तुलना, भारत के इस साम्राज्य की तुलना है महारानी एलिजाबेथ, कौन सा, एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की राजधानी है, और स्टुअर्ट राजा जो वहां के राजा थे, स्टुअर्ट राजा, इनके काल, इनके शासन की तुलना गुप्त काल से करते हैं। कौन, स्मिथ महोदय, विंसेंट स्मिथ है, वो कहते हैं कि महारानी का जैसे शासन काल है, जैसे वहां महारानी ने के काल में उपनिवेश स्थापित हुए थे, उसी प्रकार इस काल में, इस काल के शासकों ने अपने उपनिवेश भी स्थापित किए और आपकी सांस्कृतिक चेतना भी दी और नए युग का सूत्रपात किया था। ये बात कौन कहते हैं, विंसेंट स्मिथ कहते हैं, और आरसी मजूमदार और अल्टेकर क्या कहते हैं, ये गुप्त और बाकाटक काल है। ठीक है, जो रोमिला थापर है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्टोरियन है, रोमिला थापर। ठीक है, रोमिला जो थापर है वो कहती है परिवर्तन की दहलीज, इस काल को क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास में परिवर्तन की दहलीज, परिवर्तन की दहलीज। आई थिंक इस बात को समझ रहे होंगे, ध्यान रखिए, लिखा लिखा हुआ हो उसे समझाने में आसानी हो जाती है, लेकिन मेंस आपको लिखना है तो सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। अगर ये आपके मस्तिष्क में छपे हुए हैं तो जब आप मेंस लिखेंगे तो 100% आप पास हो जाएंगे, कोई भी डेटा आपसे मिस नहीं होगा। तो इस बात को समझिएगा, ये जो मैं बता रहा हूं इसको की पॉइंट्स बनाइएगा, ये आपको प्री में तो महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा, मेंस के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। 3 डॉक्टर मैंने बताई, रोमिला थापर कहती है परिवर्तन की दहलीज, थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टेज। दूसरा, स्मिथ कहते हैं एलिजाबेथ और स्टुअर्ट राजा के समान शासन है। आरसी मजूमदार कहते हैं कि ये गुप्त और बाकाटक का ये काल है। ठीक है, स्मिथ का कथन हो गया, आपके पास रोमिला थापर का कथन हो गया, आरसी मजूमदार और अल्टेकर का कथन हो गया, साथ ही वॉर्नेट का हो गया जिन्होंने इसे पेरिक्लीन युग की संज्ञा दी थी। तो इस तरह से आपके जब मेंस आप लिखेंगे तो इसका जो इंट्रोडक्शन होगा तो वहां पर ये कमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब देखो, यहां से आगे जब चलते हैं तो ये गुप्त कौन लोग थे। अब हिस्टोरियन में ये विवाद का विषय है कि जो गुप्त वंश के जो शासक हैं वो कौन थे। और देखिए, भारतीय इतिहास में ये बड़ा दुर्लभ है कि शासकों की जातियां पूछी जा रही है। हमारा संविधान कहता है कि जातियों का विनाश होना चाहिए, है ना, लेकिन जाति अपने आप में मौजूद होती रही है और हिस्टोरियन भी उससे प्रभावित रहे हैं। अब गुप्त कौन थे, इसके लिए यहां पर सबसे पहले काशी प्रसाद जायसवाल की बात करते हैं। काशी प्रसाद जो जायसवाल है, ठीक है, काशी प्रसाद जो जायसवाल है वो कहते हैं, जायसवाल, इन्होंने कहा कि जो गुप्त हैं वो कौन है, शूद्र हैं, और शूद्र में उन्होंने उन्हें जाट जाति का बताया है। किस जाति का बताया है, जाट जाति का बताया है। और वो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, एक कवित्री है बज्जिका। कौन, कवित्री है बज्जिका, और उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है कौमुदी महोत्सव। कौन सी, कौमुदी महोत्सव। ठीक है, इस कौमुदी महोत्सव में वो कहते हैं
कि ये जो गुप्त हैं वो उनका जो संबंध है वो शूद्र साम्राज्य से है, शूद्र राजाओं से है, अर्थात वो जाट हैं और जाटों को तत्कालीन जो ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा गया है, शूद्र कहा गया है। तो ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण आपका जो डेटा है। अब देखो यहां पर काशी प्रसाद जायसवाल के बाद में आदत छत्री की अवधारणा। तो गौरी शंकर ओझा, कौन से? गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर ओझा, ठीक है। जो गौरी शंकर जो ओझा और आरसी मजूमदार प्लस आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, ठीक, ये कहते हैं कि जो गुप्त थे वो तो आपके छत्री थे। क्या थे? छत्री थे। दशरथ शर्मा, कौन से? दशरथ शर्मा और हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी, और ये कहते हैं ये क्या थे? ब्राह्मण थे। और इन्हें क्या बताते हैं? ये धारण गोत्र का बताते हैं। किसका? धारण गोत्र। ये कई बार प्रश्न आया है कि गुप्तों का गोत्र क्या था? आपका धारण गोत्र था। लेकिन ये चार लोग हैं वो कहते हैं ये वैश्य हैं, और यही आपका आधुनिक अवधारणा है। वैश्य किसने बताया? वैश्य जाति का बताने वाली आपकी हिस्टोरियन है रोमिला थापर। कौन सी? रोमिला थापर। ये कूट मिलान के लिए आ सकता है। दूसरा आपके अल्टेकर, दूसरे हैं हेलन, हेलेन, ठीक है, हेलेन अल्टेकर और रोमिला थापर। और सामंतवाद जो उन्होंने भारतीय सामंतवाद की जो उदय का पर एक पुस्तक लिखी है और वो है आर.एस. शर्मा। कौन? आर.एस. शर्मा। ये चार लोग हैं वो कहते हैं कि ये क्या है? वैश्य है। और यही आपका मॉडर्न थ्योरी है कि जो गुप्तों को वैश्य माना गया है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, राजधानी कौन सी थी, इंट्रोडक्शन था केवल है और एक सामान्य सा परिचय है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस काल में हमें दो चीजें महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। एक तो अभिलेखों में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। अभिलेख में क्या है? रानी का चित्र अभिलेखों में आ गया था, ठीक है, यानी राजा के साथ रानी का उल्लेख इसमें होता है, ध्यान रखिएगा। और यही परिवर्तन हमें सिक्कों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। सिक्कों और अभिलेखों में रानी का चित्र मिलता है, उनका नाम मिलता है। ये इस काल की क्या थी? बहुत परिवर्तनकारी घटना थी, ठीक है। अभिलेखों की हम बात कर लें तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, ठीक है, इनका जो उल्लेख है, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई है, हर्षिल ने लिखी है और समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी। इसे समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहा जाता है, अभिलेखी आत्मकथा की संज्ञा दी जाती है। उस समय चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी का उल्लेख किया गया है और इसी में वो अपने आप को, जो समुद्रगुप्त है वो लिच्छवी दौहित्र, सॉरी इधर रखिए, तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है। उसी प्रकार सिक्कों पर भी राजा और रानी का उल्लेख होता है। तो सिक्कों पर में राजा और रानी प्रकार के सिक्के चले, ध्यान रखना, क्या है? राजा और रानी प्रकार के सिक्के चले और सिक्कों पर भी पहली जो चित्र मिलता है वो चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी पत्नी कुमार देवी का मिलता है। यह परिवर्तन आया था। और ध्यान रखिएगा इन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। केदारनाथ गुप्त वंश ऐसा वंश है जहां आपको सोने के स्वर्ण सिक्के सबसे ज्यादा देखने को चलन में मिलते हैं। साथ ही गुप्त काल में ही कौड़ियों का भी प्रयोग होता है। क्या है? कौड़ियों का भी प्रयोग होता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि गुप्त काल के बाद या परवर्ती गुप्त में जो व्यापार व्यवस्था थी भारत की वो गिरने लगी थी। इसका एक और कारण है कि जो स्वर्ण सिक्के मिले हैं, ये सर्वाधिक तो मिले हैं। क्या है? ये सर्वाधिक तो मिले हैं, लेकिन इसमें स्वर्ण का जो अंश है वो कम होता चला गया है, अर्थात इसमें मिलावट ज्यादा देखने को मिलती है।
जो खास करके जो कुमारगुप्त के बाद के जो सिक्के हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अर्थ जो व्यवस्था में पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा श्रीगुप्त से लेकर के चंद्रगुप्त प्रथम तक। उसके बाद आपका जो शासन होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त, यानी पूरा एक एक सेक्शन से हम आपको पढ़ाएंगे। ध्यान रखना, आईएएस अगर होना है, यूपीएससी अगर क्वालिफाई करना है तो मेरे साथ जुड़ करके आपको काम करना होगा। और 100% ये कोई फेलियर की कोचिंग नहीं है, हमने पहली बार प्रचार में लगाए हैं और अभी तक 26 से ऊपर हमारे यूपी पीएससी में छात्र चयनित हो चुके हैं और मात्र मैंने 4,999 रुपये में, ध्यान रखना 4,999 रुपये में मैं आपको प्री और प्लस मेंस, ध्यान रखना प्री और मेंस की आंसर राइटिंग कराऊंगा और प्री कराऊंगा। 4,999 ज्यादा नहीं है। जब आप लिखेंगे परफेक्ट लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, नए तरीके से लिखेंगे, नए अंदाज से लिखेंगे। नई जो बुक्स आई हैं उसमें क्या कंसेप्ट चेंज हुआ है, यूपीएससी का क्या पैटर्न चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके कंटेंट को रिच कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।